प्रयास है। मॉक पार्लियामेंट का आयोजन अपने युवाओं को संसदीय प्रणाली की कार्यवाही से अवगत करवाने और राष्ट्र निर्माण में युवाओं को भागीदार बनाने के उद्देश्य से किया गया है। मॉक पार्लियामेंट का लक्ष्य है विद्यार्थियों को ये बताना कि सदन किसी भी बिल को जब प्रस्तुत करता है तो उस बिल को पास करवाने के लिए कितना परिश्रम करता है, उसे पास या फेल करवाने में सत्ता या विपक्ष की क्या भूमिका रहती है। कार्यक्रम का उद्देश्य है युवाओं में राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं की समझ, समाधान एवं नीति निर्धारण में योगदान के लिए सक्रिय बनाने के साथ निर्णय लेने की क्षमता का विकास, युवाओं में अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रति सम्मान एवं सहिष्णुता का भाव विकसित करना है। ये समझ विकसित करना है कि दूसरे के विचारों को भी सम्मान के साथ सुनना है और कोई भी चर्चा व्यवस्थित तरीके से और कारगर ढंग से करने के लिए नियमों का अनुपालन किया जाए। इसके साथ ही नीति निर्माताओं और इनकी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने वाले को युवाओं के विचारों से अवगत कराना है ताकि उन पर अमल किया जा सके। कार्यक्रम का एक उद्देश्य ये भी है कि छात्रों को भारतीय संसदात्मक कार्यप्रणाली से अवगत कराना है। इसी क्रम में संसद की कार्यवाही की प्रक्रिया एवं सरकार एवं विपक्ष की भूमिका छात्र द्वारा प्रदर्शित की जाएगी। कार्यक्रम में प्रश्नकाल, विधायी घंटे, निजी सदस्य संकल्प आदि विभिन्न पहलुओं का मंचन किया जाएगा। इस कार्यक्रम से छात्र छात्राओं में नेतृत्व क्षमता का विकास होगा और उन्हें संसद सदन की कार्यवाही को तार्किक रूप से समझने में सहायक होगी। लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने, स्वस्थ आदतों को अपनाने, दूसरे के विचारों को सहन करने और छात्र समुदाय को संसद के कामकाज के बारे में जानने में सक्षम बनाने की दृष्टि से डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की इस कार्यक्रम का आयोजन है। इसका आयोजन डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के द्वारा किया गया है और इसके मंचन में किसी भी प्रकार की अगर कोई गलती दृष्टिगोचर होती है तो ये हमारे विभाग की गलती होगी और हमारा विभाग क्षमा प्रार्थी होगी। हम लोगों का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगले कार्यक्रम में पहुंचने से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगी कि NAAC के रिजल्ट के बाद हमारे प्रिंसिपल सर ने तुरंत एक स्टाफ काउंसिल की मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में उन्होंने ये कहा कि हर डिपार्टमेंट अपने अपने डिपार्टमेंटल एक्टिविटी प्रोग्राम या कैलेंडर बना के हमको दे। उसी के तहत आज का आयोजन है और ये आयोजन को लेके जब हमारा विभाग आज से कुछ ही दिन पहले प्रिंसिपल सर के पास गए तो सर ने कहा कि कोरोना का SOP देख लिया जाए ताकि कुछ रेस्ट्रिक्टेड स्टूडेंट को ही आप लोग बुलाइए और आगे बढ़ जाएंगे। ये जो आगे बढ़ जाएंगे इससे जो आत्मविश्वास हमारे विभाग को मिला आज उसका प्रतिफल है। हम बहुत ही आदर और सम्मान के साथ हमारे प्रिंसिपल सर को मंच पर बुलाना चाहूंगी और उनके आशीर्वाद और बच्चों को जो उन्होंने मार्गदर्शन दिया है उन्हीं के चलते ये जो आज का कार्यक्रम है इसके बारे में सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर विस्तार से आप इसके बारे में बतलाइए। क्या डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट प्रोग्राम था और कैसे आप इस चीज को हम लोगों के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश की। सर आप faculty members, my dear students, and above all, the participants. ये ठीक बात है कि जब NAAC का रिजल्ट आया तो उसके बाद से हम लोगों ने यही सोचा कि NAAC असेसमेंट के समय जो 2 दिनों का जो प्रोग्राम था उस प्रोग्राम में हम लोग यही जान पाए
कि हमें लगातार काम करने की जरूरत है, कंटिन्यूअस तरीका से, और जो भी हम काम करें उसे एक प्लानिंग के तहत करें, एक प्लान कर लें। वैसे भी मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, हम लोग बोलते हैं कि कुछ भी करना है तो लेट अस हैव ए प्लान। एंड मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे जो है हमारे साथ बैठे हुए हैं प्रेसिडेंट साहब, उन्होंने कहा कि भाई यू मस्ट हैव ए प्लान, और वो प्लान आपको प्रेरित करेगा कि आपको उसका एग्जीक्यूशन करना है। यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू प्लान। और इसीलिए मैंने अपने उस स्टाफ काउंसिल मीटिंग में अपने सभी हेड्स और फैकल्टी मेंबर्स के साथ ये शेयर किया कि आप अपने अपने डिपार्टमेंटल प्लान लें और उस डिपार्टमेंटल प्लान के तहत जो कुछ भी आपको प्लान करना है, एकेडमिक्स, को-करिकुलर, व्हाटएवर टाइप ऑफ एक्टिविटीज, आप उसका एग्जीक्यूशन करें। और कॉलेज या महाविद्यालय या जो प्रबंधन है वो आपको पूरी तरीके से उसे सपोर्ट करने के लिए तैयार है। और हमने देखा कि 5 अक्टूबर के बाद से, जब से ये हम लोगों ने प्लान किया है हमारे लोगों ने, उसके बाद से सारे विभाग ने, सारे, चाहे वो इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, बीसीए, कॉमर्स, सारे लोगों ने एक प्लान के तहत जो प्लान सबमिट किया था, उस प्लान की एक कॉपी मैंने प्रेसिडेंट साहब को भी दी थी, क्योंकि इनका बराबर ये इंटरेस्ट रहता है कि कॉलेज आगे बढ़े, क्वालिटी इंप्रूव करे, बच्चे आगे बढ़े, फैकल्टी मेंबर्स आगे बढ़े, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट की बात ये हमेशा करते हैं। और ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि जब शासकीय निकाय का कोई आदमी जो प्रेसिडेंट है वो आपको आपके पीछे, माने ही इज सो सॉलिडली बिहाइंड अस, एक गार्जियन के रूप में। और ये सब हम लोगों को भी उत्प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है कि हम लोग अपने प्लान के तहत काम करें। और मैं बता दूं कि इस प्लान के तहत जो काम हो रहा है वो हर तरीके से जो प्लान हुआ एग्जैक्टली इन अकॉर्डेंस विद द प्लान, उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स ने किया बजट पे चर्चा, उसके पहले साइकोलॉजी ने किया, उसके पहले इंग्लिश ने किया था एक कार्निवाल। तो इस तरीके से जितने भी वेबिनार्स हैं, चूंकि कोरोना में एक प्रोटोकॉल के तहत हम लोग बहुत लिबर्टी नहीं ले सकते थे, वी वर्क अंडर लिमिटेशन एंड स्टिल वी आर वर्किंग अंडर लिमिटेशन। लेकिन उस लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए भी जो विभिन्न विभागों ने पिछले 6 महीने में, ऑलमोस्ट 6 महीना के हैं, पिछले 6 महीने में जो कुछ भी प्लान दिया है उस प्लान के तहत जो काम किया है, तो मुझे जहां तक याद है, मैं जहां तक देख पा रहा हूं कि एकदम 100% अकॉर्डिंग टू प्लान काम हुआ है। और आज का ये जो मॉक पार्लियामेंट है ये भी उस एक प्लान का एक हिस्सा है। हालांकि इसे थोड़ा पहले करने की बात हो रही थी, लेकिन हमने ही कहा कि थोड़ा हम लोग वेट कर लेते हैं। ये वेबिनार फॉर्म में वो हम लोगों को क्वालिटी नहीं दे पाएगा जो हम लोग इस तरीके से ऑडिटोरियम में फेस टू फेस हम लोग इसका एग्जीक्यूशन करा पाएंगे। And we waited for some time, even the Department of Political Science waited, लेकिन ये लोग अपनी तैयारी कर रहे थे, इनके साथ इनके बच्चे, इनके फैकल्टी मेंबर्स, सारे लोग इसकी तैयारी कर रहे थे। और रिसेंटली उन्होंने कहा, द हेड ने, डॉक्टर मीना ने, कि भाई हम लोग अब इसको करना चाहते हैं। मैंने तुरंत अपने मैनेजमेंट से भी, अपने प्रबंधन के लोगों से भी बात की, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी से, कि सर आई वांट कि आपका प्रेजेंस रहे, आप भी देखें कि जो हम लोग प्लान करते हैं उसका जब एग्जीक्यूशन होता है तो उसे एक एनालिटिकल तरीका से देखें कि उसमें फैकल्टी, स्टूडेंट्स, इन दोनों के पार्टिसिपेशन से वो प्रोग्राम कैसा हो रहा है। ये बहुत ही अच्छा एफर्ट है ऑन द पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, वंडरफुल एफर्ट। ये एक प्लेटफॉर्म देता है माय डियर स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स, जहां पर हम लोग डिस्कशन करके, आर्गुमेंट करके किसी भी एक मुद्दे पर वी कम टू सर्टेन डिसीजन। तो हमारे इस तरीके के जो प्रयास हैं ये एक लाइव प्रयास है। वैसे तो हम लोग टीवी में अक्सर देखते हैं, घर में भी कुछ बात विवाद होता है, लेकिन जब इस तरीके के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं
तो इसका एक फार रीचिंग इम्पैक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस होगा हमारे स्टूडेंट्स पर और हमारे जो नए स्टूडेंट्स हैं खासकर उन पर। मॉक पार्लियामेंट में निश्चित रूप से हम लोग एक बात करी गई है इसमें कि इस तरीके का पार्लियामेंट अपने स्टूडेंट्स में कई तरह के स्किल्स को इनकलकेट करता है और वो स्किल जो है अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हॉलिस्टिक एजुकेशन से वो जुड़ा हुआ है, उसके जो हॉलिस्टिक पार्ट्स हैं उससे जुड़ा हुआ है, ताकि हम ये सीखें कि भाई इफ समवन डिसएग्रीज टू मी तो उसका भी आदर होना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस के हेड ने अपने स्पीच में कहा था इस बात को बहुत सुंदर तरीके से कि अगर हम इफ यू डिसएग्री टू समवन टू सर्टेन थिंग्स तो उसका भी लोगों को आदर करना होगा, अदरवाइज फिर तो अपोजिशन और ट्रेजरी बेंच मिल करके कुछ रह नहीं जाएगा। और अगर आप डिसएग्री नहीं करेंगे तो शायद नई चीजें नहीं आ पाएंगी और उसमें सुधार नहीं हो पाएगा। बट डिसएग्रीमेंट डजंट मीन कि हम झगड़ा कर रहे हैं, जो आए दिन हम लोग कभी-कभी देखते हैं और इस एक्सटेंट देखते हैं कि प्रेसिडेंट सर के साथ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि यार मॉक पार्लियामेंट तो कभी-कभी कुर्सी लोग उठा के तोड़ देते हैं। मैंने कहा सर यहाँ पर प्योर एकेडमिक्स होगा और आपके बच्चे रहेंगे और आप ही के फैकल्टी मेंबर्स रहेंगे, इसलिए आप जरूर आकर के इसको देखिए। तो we have with us our president, we have with us our students और ज़्यादा समय मैं नहीं लेता हूँ और इस प्रयास के लिए हम डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के हेड, उनके टीम, फैकल्टी मेंबर्स और सब लोगों को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस तरीके से इस चीज़ को सोचा है करने के लिए। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल माय स्टूडेंट्स। थैंक यू। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए कितना जरूरी है ये हमें कोरोना महामारी ने अच्छे से बता रहा है। हमारे स्वास्थ्य के लिए छोटी-छोटी चीजें जैसे खाने से पहले हाथ धोना, हैंड सैनिटाइजर का यूज करना, मास्क लगाकर रखना कितना जरूरी है ये हमें कोरोना महामारी के पहले लहर के बाद अच्छे से पता चल गया। आशा करता हूं कि आप सब इन चीजों पर विशेष ध्यान दे रहे होंगे और अगर आप नहीं दे रहे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इन चीजों को अपनी हैबिट बनाएं और इन चीजों को रेगुलरली चीजों पर ध्यान दें। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. The speaker was independent India's first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, and the day was 15th of August 1947, जब भारत एक स्वतंत्र, संप्रभु, लोकतांत्रिक देश के रूप में विश्व पटल पर सामने आया था और देश की बागडोर जनप्रतिनिधि के हाथ में आ गई थी। लोकतंत्र दुनिया में प्रचलित सबसे लोकप्रिय व्यवस्था है। एक लोकतांत्रिक देश में देश को चलाने की जिम्मेदारी केंद्रीय व्यवस्थापिका के हाथों में होती है और भारत के संविधान में केंद्रीय व्यवस्थापिका को संसद यानी पार्लियामेंट का नाम दिया गया है। पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं। पहला राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। इसमें जनप्रतिनिधि सदन लोकसभा होती है जिसमें सरकार का गठन होता है। प्रधानमंत्री को भी संसद का एक अहम अंग माना जाता है क्योंकि संसद द्वारा पारित किसी भी विधेयक यानी बिल पर जब तक राष्ट्रपति की स्वीकृति एवं हस्ताक्षर न हो तब तक वह कानून का रूप धारण नहीं कर सकता। संविधान ने संसद को प्रमुखता एवं प्रभुता इसलिए दी है क्योंकि संसद के सदस्य देश के जनता के प्रतिनिधि
राजनीतिक दल को बहुमत मिलती है उनकी सरकार बनती है और उस दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है। और जिस राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिलती वो ऑपोजिशन की भूमिका में निभाती है। सत्तारूढ़ दल हो या विरोधी, दोनों ही जनता के प्रतिनिधि होते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि संसद की गरिमा को बनाए रखने के लिए लोकसभा की कार्रवाई के दौरान विरोधी दल सत्तारूढ़ दल की आलोचना करे और उनके द्वारा किए गए सकारात्मक कार्यों की सराहना भी करे। तो सत्तारूढ़ दल के लिए भी यह आवश्यक हो जाता है कि वो विरोधी दल द्वारा दिए गए सुझावों को जनहित में स्वीकार करें। संसद एक बहुत ही पवित्र संस्था है, लेकिन पिछले कुछ समय से हम छात्र छात्रा ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि संसद की एक बहुत ही नेगेटिव इमेज बनी हुई है। आज हम एक नाट्य रूपांतर से ये प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि भारतीय संसद कितनी अनुशासित रूप से अपनी समस्त कार्यवाहियों का संचालन करती है। नए लोकसभा की कार्यवाही का प्रथम दिन निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने के साथ आरंभ होता है। आज की हमारी मॉक पार्लियामेंट की निर्वाचित सदस्यों के शपथ समारोह के साथ ही शुरू होगी। So, on your right we have the members of the ruling party, and on your left we have the members of the opposition party, and in the center we have the seat of our respected honorable speaker of the house. So, I would request the honorable speaker now to please take a seat. सावधान, स्पीकर महोदया पधार रही है। Before beginning on with our program, I would request you all to please stand up for our national anthem. You may take your seat now. Now I would request the speaker ma'am to begin the oath taking ceremony. New member to take oath or affirmation. Secretary General, please. Ms. Siksha Goldstein, elected from the Youth Parliament constituency, will now take the oath or affirmation. In which language do you want to take the oath? Sanskrit. अहम शिक्षा कुमारी लोकसभाया सदस्य त्वं निर्वाचिता निश्चयेन परमेश्वरस्य नाम्ना स्वे यद्यपि विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च कारयिष्यामि।
Ms. Sumbul Fatma, who is then elected from the Youth Parliament constituency, will now take the oath or affirmation. Oath. In which language do you want to take the oath? In Hindi. मैं सुंबुल फातिमा युवा संसद की सदस्य निर्वाचित हुई। ईश्वर की शपथ लेते हुए सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा रखूँ, देश की प्रभुसत्ता और एकता को बनाए रखूँ तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगी। जय हिंद, जय भारत। Aparna Singh, who is then elected from the Youth Parliament constituency, will now take the oath or affirmation. Oath. In which language do you want to take the oath? In Bangla. আমি সুশ্রী অপর্ণা সেন যুবা সংসদ সদস্য নির্বাচিত হইয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে আমি বিধি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ভারতের সংবিধানের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস ও অনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহিত রক্ষা করিয়া চলিব এবং যে কর্তব্যভার আমি গ্রহণ করিতে চলিয়াছি তাহা আমি বিশ্বাস্তভাবে নির্বাহ করিব। জয় হিন্দ, জয় বাংলা, বন্দে মাতরম। Ms. Nazrina, who is then elected from the Youth Parliament constituency, will now take the oath or affirmation. Oath. In which language do you want to take the oath? In English. I, Nazmi Naz, having been elected a member of House of the People, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Hind. सवाल हमारे जिंदगी का एक बहुत ही अहम पहलू
किसी महान इंसान ने बड़े ही सरल शब्दों में कहा है कि if you want the answer, ask the question. सवाल जवाब करके ही तो हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और बचपन से हमें एक ही चीज सिखाई जाती है कि सवाल करने से मत डरना, क्योंकि सवाल करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। प्रश्नकाल यानी क्वेश्चन आवर संसद का सबसे जीवित समय होता है। इस 1 घंटे के दौरान सांसद मंत्रियों से सवाल पूछते हैं और उन्हें अपने मिनिस्ट्री के कामकाज के लिए जवाबदेह ठहराते हैं। मैंने आपको बताया था कि भारत का संसद देश के कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है। यहाँ कानून बनाए जाते हैं। चलो लॉज तो बन गए, लेकिन वो सही से इम्प्लीमेंट किए गए हैं या नहीं, सरकार की बनाई पॉलिसी जनता तक पहुंची है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? ये तभी पता चलेगा जब इन पे सवाल पूछे जाएंगे और इन्हीं सवालों को सांसद मंत्रियों से क्वेश्चन आवर के टाइम पे पूछते हैं। There are 4 types of questions in the parliament. Number 1, start question, in which the MP desires an oral answer. Number 2, unstart question, in which the MP desires a written answer. Number 3, short notice question, in which the MP desires an oral answer and it should be answered within 10 days. And number 4, question addressed to private members. तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आवर की तरफ और देखते हैं कि हमारे सांसद किस अंदाज में सदन में क्वेश्चंस को रखते हैं। So, I would request Honorable Speaker of the House to begin the question hour. Now, the question hour starts. Question number 121. Mr. B. Honorable Speaker, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से प्रश्न करना चाहती हूँ कि क्या उनकी सरकार द्वारा किसी ऐसी पॉलिसी का निर्माण होगा जिसके अंतर्गत प्रत्येक मेडिकल छात्र को ये अनिवार्य हो कि उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में जाना होगा और वहां जाकर पूरे 1 वर्ष के अंतराल तक उन्हें ग्रामीणों की निःशुल्क सेवा करनी होगी, तभी उन्हें मेडिकल की डिग्री प्राप्त हो सकेगी। Ministry of Health and Family Welfare. आपका सुझाव बिल्कुल सही है, लेकिन मैडम स्पीकर, मैं ये बता दूं कि हमने ये प्रस्ताव शिक्षा मंत्रालय को अनुमोदन के लिए भेज दिया है और इसकी प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। मंत्री जी, मुझे ये भी बताइए, क्या इससे हमें योग्य डॉक्टर और पैरामेडिक्स की प्राप्ति हो सकेगी? अगर हाँ, तो आप उन डॉक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के लिए किस प्रकार बाध्य करेंगे, ये भी जानना चाहूँगी। आप बैठिए। मैं अपने उत्तर को निम्न बिंदुओं द्वारा आपके समक्ष रखना चाहूँगी। पहला, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे कई अन्य राज्यों में भी यह अनिवार्य कर दिया गया है कि एक सेवा अधिकार या डॉक्टर को ग्रामीण पोस्टिंग से गुजरना ही होगा। दूसरा, ग्रामीण पोस्टिंग करने के आवेदन में यह मापदंड राज्य के साथ साथ अखिल भारतीय सेवा दोनों के लिए ही अनिवार्य कर दी गई है। अतः मैं विपक्ष को ये आश्वासन देती हूँ कि हमारी सरकार यह प्रस्ताव शिक्षा मंत्रालय से पारित कराने की अपील करेगी। धन्यवाद। Question number 122. Mr. Subha. मैडम स्पीकर, मैं आपके माध्यम से खेल मंत्री जी से यह प्रश्न करना चाहता हूँ कि उनकी सरकार युवाओं को खेल के प्रति आकर्षित करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाएगी और उनकी चयन की प्रक्रिया को किस प्रकार निर्धारित किया जाएगा? Honorable Ministry of Youth Affairs and Sports. मैडम स्पीकर, मैं आपके माध्यम से विपक्ष को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने खेल मामले को उठाया। यह एक ऐसा मामला है जो युवाओं और खेल दोनों से जुड़ा है। तो मैं बता दूं कि हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को जरूरत
अच्छा कार्य करना हो। खेलो इंडिया लॉन्च करते समय लोगों ने सोचा कि यह एक ऐसा ही सरकारी कार्यक्रम हो जो बहुत ही नाकामयाब होगा, ऐसी उन्होंने आशंका जताई थी। परंतु आज मुझे पूरे सदन को बताते हुए खुशी हुई माननीय कि खेलो इंडिया के तहत आज कम से कम 4,000 से भी अधिक, जी हाँ 4,000 से भी अधिक एथलीट बन चुके हैं और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे सभी राष्ट्र के लिए मेडल लाएंगे और पूरे देश को गौरवान्वित करेंगे। धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि इनकी सरकार क्या कर रही है। सिर्फ नए नए नियम और कानून बनाने के अलावा इन्होंने और कुछ किया क्या? इन्होंने सुनिश्चित किया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दी जाने वाली धनराशि का उपयोग सही जगह हो भी रहा है या नहीं? क्या सभी युवा इस योजना से लाभान्वित भी हो पा रहे हैं? मैडम स्पीकर, यह सवाल बिल्कुल सही है और हम भी जानना चाहेंगे इस विषय के पीछे की सरकार क्या सोच रही है। मैडम स्पीकर, जब मैं अपनी बातों को रख रहा था तो क्या विपक्ष सोई हुई थी? अगर सो भी है तो वो हमें आंखों में पानी मारे और अपनी नींद को तोड़े। मेरी इन बातों को आप अपने दिमाग में जरूर बैठाइएगा। Question number 123, Mr. Atish. मैडम स्पीकर, मैं आपके समक्ष एक सर्वे रिपोर्ट रखना चाहूंगा। मैडम स्पीकर, मैं आपकी इजाजत से ये रिपोर्ट सत्ता पक्ष के लिए पढ़ के चाहूंगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सर्वे के अनुसार निर्वाचन के समय 81 देशों में सोशल मीडिया का यूज हेराफेरी करने के लिए किया गया था। भारतीय निर्वाचन आयोग ने 2019 के आम चुनाव में सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने के लिए किया गया ताकि दुष्प्रचार को रोका जा सके। मैडम स्पीकर, मैं आपके माध्यम से मंत्री से पूछना चाहता हूं कि इनकी सरकार झूठे सोशल मीडिया को रोकने के लिए क्या क्या कानून बना रही है और क्या क्या कानून प्रक्रिया में।
धन्यवाद स्पीकर मैडम। मैं आपके माध्यम से विपक्ष को बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुरुआत आरंभ किया हुआ। इसके अंतर्गत हम अपनी यह लक्ष्य धारण किया है कि मार्च 2025 तक हम इसे पूर्ण कर देंगे। शुरुआती में अभी के दौर में फिलहाल के लिए मैदानी क्षेत्रों में जहां न्यूनतम आबादी की पाई जाती है, हमारी सरकार पक्की सड़कों का निर्माण करेगी। यही और 50,000 किलोमीटर तक की सड़क को बढ़ा करके अन्य सुविधाएं भी प्रदान करेगी। धन्यवाद। मैडम स्पीकर, मैं प्रधानमंत्री जी से यह प्रश्न करना चाहूंगी कि क्या अब तक उनकी सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की दुर्दशा नहीं दिख रही थी, या फिर मैं यूं कहूं कि जब आए दिन सड़कों पर दुर्घटनाएं हो रही थी तब आपकी सरकार अपनी कमर सीधी करने में लगे हुए थे। मैडम स्पीकर, विपक्ष जो सवाल हमसे पूछ रही है वह उनको अपने कार्यकाल में देखना चाहिए था। आपकी सरकार ने अपने कार्यकाल में 13,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया। अगर एक साल में देखा जाए तो 1300 किलोमीटर और प्रतिदिन 5.6 किलोमीटर, जिसकी कुल लागत आप 59,000 करोड़ रुपए लगाते हैं, जो कहीं से कुछ नहीं है। और रही कमर सीधी करने की बात, तो फिलहाल हम आपके द्वारा बनाए गए गड्ढों को सुधार कर रहे हैं, उस पर सड़कों का निर्माण कर रहे हैं। मैडम, मैं विपक्ष को बताना चाहूंगा कि मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जो यह बताते हैं कि अपने कार्यकाल में विपक्ष ने मैडम मैडम आप सुनने की क्षमता रखिए, विपक्ष सुनने की क्षमता रखिए। सुन लीजिए आपके आंकड़े, आपके सरकार में आपके कार्यकाल में जो आपने किया है वो आगे प्रस्तुत करना, कृपया ध्यान रखिए। आंकड़े यह बताते हैं मैडम स्पीकर कि इनके कार्यकाल में 14 लाख लोग मारे गए हैं सड़क दुर्घटना में। हालांकि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहता हूं कि वो मारे नहीं गए हैं, उनकी हत्या करवाई। आंकड़े ये बताते हैं कि 10 लाख में से 6 लोग प्रतिदिन सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं, और ये आपकी सरकार के कार्यकाल में हुआ है, यह ध्यान रखना। एक संगठन है, आपने नाम सुना होगा, WHO। अगर हम उसके आंकड़े को देखें तो उसकी कुछ शाखाएं हैं। इसमें प्रथम शाखा यह कहती है, जिसका नाम है सेफ लाइफ फाउंडेशन। इसके अनुसार 10 साल में 13,81,314 लोगों की मौत हुई है सड़क दुर्घटना, जिसमें 50,83,000 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। WHO की दूसरी शाखा, ध्यान देंगे आप, WHO की दूसरी शाखा जिसका नाम ग्लोबल फिटनेस ऑन रोड सेफ्टी है, इसके हिसाब से आपके कार्यकाल में 4% ड्रिंक एंड ड्राइव में लोग मारे गए, जिसमें 86% पुरुष और 14% महिलाएं। मैडम स्पीकर, मैं महोदय ध्यान रखिए, महोदय ध्यान रखिए, ध्यान रखिए, आप सुन तो लीजिए, आपने आपके आंकड़े हैं, हमारी सरकार के आंकड़े हैं, ध्यान रखिए, आपने कार्य किया तो कोई आंकड़े मैं आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर पाऊंगा। इन आंकड़ों को जुटाने में कितना समय लगाया? अगर उतना समय आपने देश की तरक्की में लगाया तो आज हमारा देश आसमान की ऊंचाई पर उठ रहा।
जनता ने यहाँ भेजा है कार्य करने के लिए, वो कर रहे हैं। अगर आपने कार्य किया होता तो आज आप विपक्ष में नहीं होते। पता नहीं मंत्री जी सड़क निर्माण भी करेंगे या सिर्फ बोलते ही रहेंगे। सारे मंत्री को समझता हूँ मैं, विपक्ष में आपकी क्या स्थिति है। आपके मंत्री ने बताया लक्ष्य कार्य करने का, तो लक्ष्य जरूरी होता है। हमने स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य रखा, हम स्वतंत्र हुए। हमने सरकार बनाने का लक्ष्य रखा, हमने सरकार बनाई। आपने लक्ष्य रखा था विफल होने का, आप विपक्ष में हैं, तो आप हमारी सरकार पर भरोसा रखें। जनता ने हमारे ऊपर भरोसा किया है, हम जनता को अपना कार्य कर दिखाएंगे। और जहाँ तक सड़क की बात है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि विपक्ष में अपने कार्यकाल में रहे सड़क निर्माण मंत्री मैं और वो एक ही गांव से संबंध रखते हैं। और बचपन में हमें बड़ा दुख होता था जब सड़कें नहीं थी हमारे पास, उनके पास तो साइकिल हुआ करता था, हमारे पास वो भी नहीं। हम उस तरह से सड़कों की स्थिति देख रहे हैं। आपको 2 से 3 बार मौका मिला जब आप चुने गए, लेकिन आपने कितनी सड़कों का निर्माण नहीं किया। और अभी आपके पास, मैं गाड़ी का नंबर बता सकता हूं, 4 गाड़ियां हैं आपके पास जो आपके घर तक आती हैं। वह सड़क हमारे सरकार के कार्यकाल में बनाई गई। संसद का मूल कार्य कानून यानी लॉ बनाना है और सारे लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स को पार्लियामेंट में बिल्स के फॉर्म में प्रस्तुत किया जाता है। और एक बिल तब तक लॉ नहीं बनता जब तक उसे संसद के दोनों सदन और भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त न हो। हमारे मॉक पार्लियामेंट के अगले सेशन में आप सांसदों को सदन में बिल्स को इंट्रोड्यूस करते हुए देखेंगे। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। एंड आई विल रिक्वेस्ट द स्पीकर मैम टू बिगिन द नेक्स्ट सेशन। Honorable Minister of Women and Child Development to introduce the bill. सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी। इस बात का उल्लेख करना स्पीकर मैडम उचित होगा कि 1929 में शारदा एक्ट में संशोधन किया गया और लड़कियों की शादी की उम्र 15 से बढ़ाकर 18 कर दी गई। इस संशोधन में सरकार को काफी रुकावटों का सामना करना पड़ा, परंतु यह सफल रहा। आज पहली बार इस अमेंडमेंट के माध्यम से महिला और पुरुष दोनों के समानता के अधिकार को देखते हुए लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 करना बिल्कुल सही होगा महोदया। माननीय स्पीकर महोदया, आपसे अनुमति चाहूंगी। हाँ तो मंत्री जी, जरा आप मेरी बात पर ध्यान दें। सभी देशों में, चाहे वह यूएस हो या यूके, लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष है और यह बिल्कुल सही है। और हमें नहीं लगता कि इसमें किसी भी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है। मुझे बोलने दें, आप लोग की आदत है बीच में बोलने की। मैडम स्पीकर, आज का यह निर्णय, यह इंट्रोडक्शन हमारे राष्ट्र के इतिहास के लिए एक निर्णायक कदम है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस प्रस्तावना को अपना आशीर्वाद दिया कि देश की लड़कियों के साथ भेदभाव न हो, महिला संरक्षण और सम्मान के लिए मैं देश की माताओं और बहनों की ओर से उनका आभार और अभिनंदन व्यक्त करती हूँ। मैडम स्पीकर, मैं अजीब प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि मंत्री जी, क्या इस बिल को पेश करने से पहले आपने किसी सिविल सोसाइटी पे इसे भेजा या फिर इसे जांच के लिए भेजा? नहीं, क्योंकि आप तो तानाशाही सरकार चला रहे हैं, इसीलिए हम इस बिल को स्वीकार नहीं करेंगे। और मैडम स्पीकर, ये बिल महिलाओं से जुड़ा है और ये देश पे भी असर डालेगा। मैडम स्पीकर, मैं एक महिला हूँ और महिला की पीड़ा समझ सकती हूँ। हमारी सरकार ने
धन्यवाद मैडम स्पीकर। 151 इस चर्चा में भाग लेने वाले माननीय सदस्यों का मैं आभार करता हूं। माननीय महोदय, आज मैं कहता हूं कि आप हमारा विरोध खूब जोर से कीजिए, परंतु विरोध कहाँ करना है जरा देख कर भी कीजिए, तो मुझे लगता है सत्ता में बैठे या विपक्ष में बैठे सभी को वो अच्छा लगेगा। मैडम स्पीकर, क्षमा चाहूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण में हस्तक्षेप कर रही हूं, परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी, आप हमारा सम्मान करते हैं और हम इस सम्मान का आदान प्रदान तो होता ही रहेगा, परंतु प्रश्न एवं कार्य का आप जनता के लिए कार्य करते हैं और देश के लिए, और हमारा कार्य है आपकी आलोचना करना, आपकी निंदा करना और कभी कभी तो धरना प्रदर्शन करना। लेकिन केवल और केवल यही कार्य नहीं है हमारा कार्य है कि हम आपकी सरकार को जगाए रखें ताकि आपकी सरकार सो न जाए, दिशा विहीन न हो जाए, और हमारा कार्य ये भी है कि हम आपको आभास कराते रहें कि आपको संविधान के अनुसार कार्य करना है। ये कार्य भी हमारा ही है माननीय माननीय महोदय, आप मुझे कहते हुए खुशी हो रही है, जब जागो तभी सवेरा। आज विपक्ष में बैठने के बाद सुरभि जी की नींद खुली है। मैं उनका इन बातों का हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। आज भारत की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से स्वामी विवेकानंद जी ने जो बात कही थी मैं उसे जरूर स्मरण करना चाहूँगा। विवेकानंद जी ने कहा था, एवरी नेशन इज ए मैसेज टू डिलीवर, एम्बिशन टू फुलफिल, डेस्टिनी टू रीच, यंग। हर राष्ट्र के पास एक संदेश होता है जो उसे पहुंचाना होता है, हर राष्ट्र के पास एक मिशन होता है जो उसे हासिल करना होता है, हर राष्ट्र की एक नियति होती है जो उसे बखूबी प्राप्त करनी होती है। कोरोना के दरमियान भारत ने जिस प्रकार से अपने आप को संभाला और दुनिया को भी संभालने में मदद की, एक प्रकार से कहें तो यह टर्निंग पॉइंट है। जिस भावना और संस्कारों को लेकर वेद से विवेकानंद तक हम पले पड़े, वह है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। यह कोरोना कालखंड में भारत ने इसे करके भी दिखाया। माननीय महोदय, दूसरों पर निर्भर होकर देश की सुरक्षा निश्चित नहीं की जा सकती। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना राष्ट्र सेवा का बहुत बड़ा काम है। मैं देश के नौजवानों से भी आग्रह करता हूँ कि आप अपने कैरियर की इस क्षेत्र में चुनिए कि हम ताकत के साथ आपके साथ खड़े हैं। मुझे विश्वास है कि यह संकल्प भी पूरा होगा। हमारी सेना की जरूरतों को पूरी करने के अलावा हम एक बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बनने का सपना लेकर चल रहे हैं। आशा है ये भी संकल्प आप जल्द पूरा करेंगे। हम सब संस्कार से, व्यवहार से, लोकतंत्र के प्रतिबद्ध होते हैं, आज से नहीं सदियों से। महोदय, मैं आपसे इजाजत से प्रधानमंत्री से पूछना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी, आप लोकतंत्र की बात करते हैं और आपकी सरकार विपक्ष के नेताओं पर निगरानी रख के लोकतंत्र की हत्या कर रही है। माननीय महोदय, आतिश जी ने जो कहा कि उनके नेताओं पर निगरानी की जाती है, क्या उनके पास कोई साक्ष्य है? अगर हाँ तो वो सदन में पेश करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, आए दिन आपकी सरकार विपक्ष के नेताओं की ट्विटर आईडी स्कैन करा जाती है, तो आप इससे क्या पता रखते हैं? माननीय महोदय, आतिश जी का प्रश्न बहुत सही। राष्ट्र कोई सत्ता नहीं और सरकार की व्यवस्था नहीं। हमारे राष्ट्र एक जीवित आत्मा है। राष्ट्र की सुरक्षा से खिलवाड़ करोगे तो कार्रवाई होगी और होनी भी चाहिए। देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, मैं आज सदन में कहता हूं, देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो और आम आदमी ही क्यों ना हो, अगर आप देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करेंगे तो कार्रवाई होगी और निश्चित होगी। सरकार इस पर कार्य कर रही है और करती रहेगी। ये देश एक था, श्रेष्ठ था। ये देश एक है, श्रेष्ठ रहेगा। इसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। नेहरू जी ने कहा था, मुझे
याद है नेहरू जी ने कहा था, देश तरक्की तभी करेगा जब गांव और पंचायत की तरक्कियां हों। आज उनके लक्ष्य कदम पर हम चल रहे हैं माननीय महोदय, तो विपक्ष को थोड़ी कठिनाइयां होंगी, दुख होगा। मैं कहना चाहता हूं, हम मानते हैं कि उन्होंने गांव के प्रति उतनी उत्सुकता नहीं जताई जितनी हमारी सरकार ने जताई है। और आज हम गांव से लेकर शहर तक सड़क निर्माण कर रहे हैं। मुझ पर टिप्पणियां की गई महोदय, मैं उनका भी हृदय से स्वागत करता हूँ। मुझे कहा गया अंगूर खट्टे थे, हाँ अंगूर खट्टे थे, हमने स्वाद चखा था और जनता ने भी चखा था। तभी माननीय महोदय आज उनकी विपक्ष में बैठने की उन्होंने जवाब दिया। मुझे कहा गया कि अपनी प्रधानमंत्री जी कमर सीधी करें। स्वाभाविक है, आपने जो जनता की कमर और मेरी कमर सबकी तोड़ी थी, उसे तो सीधा करना ही चाहिए। और हमारी सरकार ने गांव से लेकर शहर तक एक एक सड़क का निर्माण किया है। तो हम बखूबी अपनी कमर भी सीधी कर रहे हैं और देश की भी कमर सीधी कर रहे हैं और जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। तो हमें ना रोका जाए। आपका कहना होता है कि जनता के लिए कार्य करना, आप सोचते हैं एक वोट दे दिए, जनता से वादा कर दिए और काम तो होता है, परंतु जनता ने आपको चुनकर भेजा है। यहाँ जनता की बात होगी, मैं कहूँगा जनता ने आपको यहाँ बैठाया है, मुझे प्रधानमंत्री नहीं प्रदेश का सेवक बनाया है। और देश का सेवक कार्य करेगा। नेहरू जी ने एक और बात, उसे मैं जरूर स्मरण करना चाहूँगा। नेहरू जी ने कहा, आराम हराम, इसी संकल्प के साथ हम कार्य कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है विपक्ष को थोड़ी कठिनाइयां का सामना करना पड़ जाता है, परंतु आज आप और हम यहाँ बैठे हैं तो हमें उन वोट की कीमत का ख्याल रखना चाहिए। आपको पता है आपकी सरकार में क्या हुआ था? आप कैंसर की बात करते हैं, आप सोशल मीडिया का बात, तो मुझे याद कराना उचित होगा कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग, कोई खिलवाड़, कोई मैसेज नहीं, कोई टैग नहीं कि आप लगा दिया और देश की चिंगारी करा, नहीं, ये बर्दाश्त नहीं किया। आप अगर उस पर सही है आप अंकुश लगाइए, परंतु अगर देश में हिंसा फैलाएंगे तो कार्रवाई। नेहरू जी की बात आराम हराम है और लोगों को ये लगता है कि देश कार्य में हम ठीक हैं। तो आशा है कि आप इसे भली भांति परिचित हो गए होंगे। हमारे मंत्रियों ने जो जवाबदेही दी है वो आपके कार्यों का विफल परिणाम है। मेक इन इंडिया की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं तो उसमें सोशल मीडिया का भी उपयोग अधिक किया जाता है। सोशल मीडिया कोई खिलवाड़, आम लोगों का पावर, भारत सरकार तक उससे बात पहुंचाने का मीडिया और सोशल मीडिया का बहुत बड़ा कार्य है। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you everyone. I would now take my leave and I would request Ms. Meena Ma'am to come to the podium and express her views on the program. Thank you, Lavis. हमारे बीच उपस्थित हमारे शासी निकाय के सचिव सरदार दिलजोन सिंह ग्रेवाल सर का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। इस प्रोग्राम की सफलता और असफलता, इसकी जो भी रिव्यू है वो मैं नहीं कर सकती,
Good job. Congratulations, and to you all of you. But the reality, we are really away from the reality what's happening. You know, when Sanjay Patil, this program is like this. I presume a lot of chairs will be exchanged. That is what's happening. Let me share my own experience with you. My father took me to his family. I have seen with my own eyes. I was a child. It was so disgusting. And it's happening today in some of the areas. I think for the past few years in Bihar, it was the worst. Then Jharkhand, we also had that. It's not only in these states, in everywhere. In Parliament also, the decency, the civilized way our children have performed, this is required. But it's not that. Why? Just take Google and search how many MPs in the existing Lok Sabha are having criminal records. It's nearly 40%. I'm not talking of a particular party, but the report shows the ruling party always have large number of MPs with criminal records. It has happened in the past, it is happening today also. What the responsible citizens, like our children, all of us, would learn from that. See what is happening to garner the vote. They have to give you slogans, they have to onslaught on the various main issues, lecturers, which is really not presentable or inhuman, I will say. They will use that language as if the opponents are the enemies and they have to be shut down. I think in the Republic Day address also, I raised the same issues. The opposition, see today I am in opposition, tomorrow somebody else will be in the opposition. But decency of the democracy is the dissent. You have to ask questions, and the opponent, the rulers, have to reply. Otherwise, absolutely, then it's an authoritarian, majoritarian, fascism, whatever you call it, that will promote that. There's nothing less than that. But why it's happening? Because all these politicians, they are having us with them to influence the people, to bribe the people, and those rascals, उनको लगता है कि ये बंदा तो कुछ भी नहीं कर रहा, ये तो सफेद पोश है, कपड़े पहन के पावर ले रहा, काम तो इसका मैं कर रहा हूँ, तो मैं इसकी जगह पे हूँ। Then that fellow takes his place, उसको भी छोड़ देता है. See, power and wealth, okay? It has no point. And जिसको पावर का और ग्रीड का चस्का लग गया, उसका कोई एंड नहीं.
they can go to any defense. वो कंट्री को भी भेज देगा, उसके लिए कुछ नहीं आपको बताया। But as silent spectators, we should not be कि ये हमारा काम नहीं, हम चुपचाप सुनते रहेंगे। अरे we power is with the people, that is the word। देखो ना preamble देखो, किसके पास है power? It is with the people, not with the rulers। They have to come to us। It is we, what is good for us। जो भी कानून बनाते हैं, but they are presented very well। Okay, I am not going to condemn, but the way they are raised, I mean that clearly indicate in a very civilized way they have accomplished their performance and all that. But I am coming back to that. These people, do I have another, say, 2-3 minutes? These people, when they go to parliaments, they enjoy all facilities. You know that WhatsApp पे चलता रहा है, सब कुछ हो रहा है। अभी जो है बात हुआ टेक्नोलॉजी का, how they are influencing the media, okay? The strongest pillar of the democracy. और मीडिया को आपने खरीद लिया, so that was the message I learned. Children are given that message. Do you think they don't have the knowledge? See, there are many ways to gather. ये हम जनता पर डिपेंड करेगा। हम बहुत ही आदर और विनम्रता के साथ अपने सेक्रेटरी सर सरदार दिव्योन सिंह ग्रेवाल सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर आप आए और हमें आशीर्वाद दें, क्योंकि आपके आशीर्वाद के बिना ये कार्यक्रम का समापन नहीं हो सकता है। धन्यवाद। सॉरी थोड़ा लेट हो गया है, काम में थोड़ा बिजी थे। सो हमारे प्रेसिडेंट साहब ने सब बातें आपके समक्ष रखी। बहुत दिनों बाद ऐसा फंक्शन देखने को मिला, क्योंकि ड्यू टू कोविड नहीं हम लोग इसको अटेंड कर पा रहे थे और बड़ा ही सुनसान लग रहा था कॉलेज बच्चों के। और आज आप लोग को देख के सच में बड़ी खुशी हुई कि फिर से एक नए युग में हम लोग प्रवेश किए। आज मैं अपने बच्चों को देख रहा था, जिस तरह से वो डेवलप हैं, जिस तरह से उन्होंने प्रोग्राम को आज किया, मुझे लग रहा था कि ऐसे पार्लियामेंट तो यही है, वो तो नकली है। क्योंकि जिस डिसेंट तरीके से नहीं, ये मैं अपने तो मेरे मन से जो मैंने देखा, जो मैंने सुना है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये हमारे बच्चे आज इतनी ऊंचाई तक पहुंच गए हैं कि जो असली पार्लियामेंट है वो नकली लग रही थी और ये असली लग रही थी। और डिबेट जो हो रहा था इनका आपस में बड़ा ही हेल्दी हो रहा था, ऐसे ही होना चाहिए। क्वेश्चन भी होना चाहिए, अगर क्वेश्चन नहीं है तो आंसर क्या है। मुझे तो लगता है कि हमारे प्रेसिडेंट साहब और हम को जो जिम्मेदारी मिली है, मैं तो समझता हूँ अगर इन बच्चों को जिम्मेदारी दे दी जाए तो ये कॉलेज को हम उससे बेहतर तरीके से संभालेंगे, क्योंकि उनमें वो मादा है, है और यही हम लोग का फल है जो आज हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आपके पीछे कर रहे हैं। और आशा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सच में आप पार्लियामेंट में इसी तरह से जाएं और देश का प्रतिनिधित्व करें। क्योंकि आप जैसे बच्चों की आज देश को बहुत जरूरत है और इस देश का भविष्य भी आप ही है। क्योंकि जो आज पार्लियामेंट में बैठे हैं वो भी कल बच्चे थे, आज पार्लियामेंट में बैठे हैं। उनकी शिक्षा क्या है ये हम लोग को सब मालूम है, और किस तरह से उनका आर्गूमेंट होता है। जैसे प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं, तो जो उस तरह के बैकग्राउंड से आते हैं तो उनका पढ़ाई, उनकी शिक्षा कैसी होगी हम लोग सब भली बात उसको समझ सकते हैं।
कि आप लोग में लीडरशिप क्वालिटी जरूर होनी चाहिए, चाहे वो अपने परिवार में हो, चाहे अपने समाज में हो, चाहे अपने कॉलेज में हो। जब एक में लीडरशिप क्वालिटी आ जाएगी तो आप देश का प्रतिनिधित्व लीडर किस तरह ही करेंगे, क्योंकि आज उसमें आप में जज्बा आ जाएगा एक देश को चलाने का। देश चलाना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। आज जैसे देश चल रहा है उससे तो बढ़िया तरीके से आप चला सकते हैं। ये